हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जहां हम हमारा कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर है वो आज आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सम है, सम नंबर 11। एक ही सम करेंगे पर बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपको इसमें जो सारे पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आ गए तो आप ज़्यादातर सम्स अपने हिसाब से कर पाओगे। ओके, तो आज हम देखते हैं सम नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बैलेंस शीट ऑफ भवन कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2011 वाज एज अंडर। आपको भवन कंपनी लिमिटेड की यह बैलेंस शीट दी गई है। उसमें अब आपको 13 एडजस्टमेंट दिए गए हैं, ओके, रिगार्डिंग कैपिटल रिडक्शन, और आपको जर्नल एंट्रीज करनी है एंड उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो देखते हैं पहले इन्होंने क्या बोला है। ईच इक्विटी शेयर shall be divided into 10 fully paid equity shares. After subdivision, equity share to reduced up to 3, यानी पहली जो एंट्री है उसमें क्या करना है, 100 रुपीज़ का जो शेयर है इक्विटी शेयर, उसको सिर्फ सब डिवाइड करके अब उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़ की। उसके बाद सब डिविजन हो जाए, उसके बाद उसकी वैल्यू है वो रिड्यूस करनी है अप टू 3, यानी 3 तक लेके आनी है। तो बीच का जो डिफरेंस है वो 7 रुपीज़ का डिफरेंस है, वो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। आउट ऑफ ऑल एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 60% इज टू बी द कैंसल्ड एंड द बैलेंस डिविडेंड टू बी पेड इन अ कैश। ओके, तो ऐसा करते हैं हम, बारी बारी जो है जो ट्रांजेक्शन उसको पहले लेते आते हैं और उसके हिसाब से सम है वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 13 के 13 एडजस्टमेंट एक साथ हमें याद नहीं होंगे। एक एक हम एडजस्टमेंट देखते आते हैं और उसकी क्या इफेक्ट होगी वो करते आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारा जो काम होगा वो काम पहला क्या होगा, आपको एक नोट बनानी है जिसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन। आपको कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट कहाँ कहाँ से मिलने वाली है, और उसके बाद वो कैपिटल रिडक्शन आप कहाँ कहाँ यूज करने वाले हो। 2 चीज आपको लिखनी होती है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ एक सम जो ये सम है वो रेडी करके रखा है। जैसे हमें पता है कैपिटल रिडक्शन में कौन कौन सी चीजें आती है, यानी कैपिटल रिडक्शन का अगर हम फंड बनाते हैं तो वो अमाउंट कहाँ से आती है। तो जैसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो उसको रिड्यूस करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट वहां से आती है। दूसरा, हमारे पास कोई भी रिजर्व्स हो तो वो हम रिजर्व्स यूज करते हैं, तब भी हमारे पास कैपिटल रिडक्शन आता है। उसके बाद अगर हमारी जो असेट्स है वो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो वो हम रिड्यूस में यूटिलाइजेशन में यूज करते हैं। पर अगर हमारी असेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है तो वो इंक्रीज वैल्यू भी कहाँ आएगी, कैपिटल रिडक्शन के फंड में आएगी। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो भी कहाँ आएगी, हमारा कैपिटल रिडक्शन फंड में आएगी, और उसमें से वो क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड होगा। ओके, 2 मेथड है, या पहले आप ये पूरा प्रिपेयर कर लो और उसके बाद जर्नल एंट्रीज लिखो, और या तो आप ये भी प्रिपेयर करते जाओ और साथ में जर्नल एंट्रीज भी लिखते जाओ, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं एडवाइस करूंगी कि पहले ये पूरा रेडी कर लो तो आपको पता चल जाए कहाँ से कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आएगी, कितनी आएगी और कहाँ ये यूज हो जाएगी, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री लिखना बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, सब डिवीजन के बारे में बोला। तो सब डिवीजन के बारे में बोला है तो उसमें कोई कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन में एंट्री नहीं आएगी। उसकी तो क्या होगी, सिर्फ एक जर्नल एंट्री होगी। वो जर्नल एंट्री क्या होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज से, जो पुरानी वैल्यू है 5 लाख की वैल्यू है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का हो जाएगा, अब उसका क्या होगा, 5 लाख। यस, अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। तो पहला जो एडजस्टमेंट बोला है उसकी सिर्फ जनरल एंट्री होगी, उसमें कैपिटल रिडक्शन में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। उसके बाद बोला है आफ्टर द सब डिविजन इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड अप टू 3, यानी 3 तक कम करना है। तो नया जो शेयर है वो अब कितने का है, हमारा 10 रुपए का है, और 10 रुपए का शेयर की वैल्यू 3 रुपए तक लानी है, यानी जो बीच का जो डिफरेंस है वो 7 रुपीज से हमें कम करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कम होती है तो हम उसे कहाँ लेके आते हैं, कैपिटल रिडक्शन में। अमाउंट हमारी बढ़ती है तो 50,000 शेयर्स कैसे फाइंड किए हमने, 5 लाख
टोटल इक्विटी कैपिटल है और डिवाइडेड बाय 10 पर शेयर, सो 50,000 इंटू 7 दैट इज 3,50,000 कैपिटल रिडक्शन फंड में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर आउट ऑफ एरियस ऑफ अ प्रेफरेंस डिविडेंड 60% is to be cancelled and the balance dividend to be paid in a cash। ओके अब आपको पता है प्रेफरेंस शेयर में जो आप वेव करते हो, जो छोड़ देते हो डिविडेंड, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बट जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेमेंट होता है तो पेमेंट की एंट्री डेफिनेटली होती है। यस तो हम देखते हैं कि हमारा जो एरियस है वो प्रेफरेंस शेयर का कितना है। तो आप बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ लिखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड फॉर 2 years, बट यहाँ देखोगे तो अमाउंट नहीं लिखी है। तो अमाउंट हमें खुद फाइंड करनी है, कितनी अमाउंट होगी। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, 3 लाख रुपीज़ के, और 10% है, सो 3 लाख इंटू 10% और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम, 40% ही हम पेमेंट करने वाले हैं। सो 3 लाख इंटू 10%, पहले आप 2 साल का है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो, और 40% है तो आप पहले 40% कर लो, और उसके बाद 40% करने के बाद ये मिल जाएगा 12,000 1 साल का। और हमें कितने साल का चाहिए, 2 साल का, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड है वो 2 साल तक पेमेंट नहीं हुआ है। सो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी अब हमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड के लिए कितने पैसे सिर्फ देने हैं, 24,000 देने हैं। यानी हम ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहाँ राइट साइड लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 3 लाख इंटू 10% इंटू 40% ही सिर्फ कैश में पेमेंट करने वाले हैं, सो 40%, और 2 साल का है सो मल्टीप्लाई बाय 2 years। ओके आप इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मत समझिएगा। ओके ये हमारा सिर्फ नोट का पार्ट है जहां हम कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, अकाउंट अगर आपको ड्रॉ करने को बोलते हैं तो आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही अकाउंट बनाइएगा। ओके तो थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने फोर्थ बोला है, डिबेंचर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट and to take over freehold property at rupees 60,000, book value 40,000 in a part payment of their dues। ओके अब उन्होंने डिबेंचर के बारे में क्या बोला है, डिबेंचर के बारे में उन्होंने बोला है कि डिबेंचर की पहले अमाउंट देख लो कितनी है, 1,70,000। 1,70,000 डिबेंचर की अमाउंट है, पर हमें यहाँ जो काम करना है वो काम किसके लिए करना है, इंटरेस्ट के रिलेटेड करना है। क्लेम ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है हमारा, 6,000। ओके यहाँ उन्होंने 2 बातें बोली है। एक तो उनका जो इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो उन्होंने क्या कर दिया है, गिव अप, यानी अब वो हमारे पास से इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपको याद ही होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उनका जो है 6,000, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आ जाएगी। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रुपीज 6,000। अब जो दूसरी बात बोली है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं आया था, इंटरेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आई थी, वो आपने पहले भी पढ़ी है। तो इंटरेस्ट जब डिबेंचर होल्डर अपना गिव अप कर देते हैं तो वो हमारे कैपिटल रिडक्शन में आता है। ये जो बातें नहीं है, अब डिबेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं, अपना जो पेमेंट है उसमें पार्टली पेमेंट के लिए वो लोग क्या ले रहे हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी कैसे ले रहे हैं, 60,000 की वैल्यू से ले रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि जो 60,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बुक वैल्यू 40,000 है। यानी आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू कम है पर उन्होंने ली है वो ज्यादा से ली है, यानी हमारी जो असेट है उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में ज्यादा है। ओके तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बोला कि अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करोगे, यहाँ कैपिटल रिडक्शन में उतनी अमाउंट लिखोगे। आप देखोगे तो मैंने लिखा यहाँ डिबेंचर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 60,000 माइनस 40,000, अमाउंट कितनी आएगी, ओनली 20,000। जितनी इंक्रीज हुई है उतनी ही हम लिखेंगे। ओके फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ क्या है, डिबेंचर होल्डर ने अपने पार्ट पेमेंट के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके पास है वो हमें दे दो। उन्होंने बोला है कि उसकी बुक वैल्यू 40,000 है पर डिबेंचर होल्डर उसे 60,000 में लेके जाते हैं। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है डिबेंचर असेट की, वो असेट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जब भी असेट की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो कैपिटल रिडक्शन के फंड में आती है। सो कितनी आएगी, 60 माइनस 40 दैट इज ओनली 20,000।
ओके, तो ये पॉइंट आपके लिए नया था। उसके बाद बोला है द रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड एट 1,30,000। उसके बाद का जो हमारा एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है बाकी की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें वैल्यू कितनी है 1,30,000। अब आप देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ असेट है कितनी 1,50,000 है। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो कितनी है 1,50,000 है। 1,50,000 में से हमने 40,000 की बुक वैल्यू, देखो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है, आप बुक वैल्यू ही पहले लोगे। सो 1,50,000 बुक वैल्यू है, उसमें से माइनस 40,000 बुक वैल्यू की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो आपने डिबेंचर होल्डर को दे दी। यहाँ गलती से 60 माइनस नहीं करनी है। 150 भी बुक वैल्यू है तो माइनस भी बुक वैल्यू ही होगी। ओके, सो 150 में से 40,000 बुक वैल्यू माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1,10,000। यानी रिमेनिंग फ्री होल्ड असेट्स अब हमारी कितनी है 1,10,000। बट हमने उसको रिवैल्यूएशन किया तो हमें पता चला उसकी वैल्यू कितनी है 1,30,000। यानी यहाँ भी असेट की बुक वैल्यू है वो क्या है, कम है, और मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है। यानी रिवैल्यूएशन से अगर हमारी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो असेट की वैल्यू कहाँ आएगी, कैपिटल रिडक्शन में आएगी। ओके, सो 1,30,000 माइनस 1,10,000 दैट इज 20,000। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3, यानी हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको भी रिड्यूस करना है। यहाँ देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30,000 की, उसको हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस्ड बाय 3 यानी 3 रुपए से कम करना है। सो 30,000 इंटू 3 90,000 हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹1,00,000। अब इन्वेस्टमेंट वो हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू देखो कितनी है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 90,000। यस, 90,000 बुक वैल्यू और आपने सेल की तो ज्यादा वैल्यू मिली है। ज्यादा वैल्यू मिलने का मतलब है कि कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आएगी 10,000। सो इन्वेस्टमेंट ₹10,000। ओके, उसके बाद आउट ऑफ द क्रेडिटर्स यहाँ बोला है, उसका बाद का जो है out of creditors the creditors of ₹1,00,000 accepted equity shares of 10 each fully paid up for 85% of their dues, 10% in the cash and the waive the balance। ओके, यहाँ देखो मैंने क्रेडिटर्स के लिए कैलकुलेशन की। टोटल क्रेडिटर्स 1,70,000 के हैं। 1,70,000 में से उन्होंने बोला है जो 1,00,000 के क्रेडिटर्स हैं वो 1,00,000 के क्रेडिटर्स में से 85% इक्विटी शेयर लेंगे, यानी 85,000 इक्विटी शेयर, 10% है वो कैश लेंगे। सो 1,00,000 इंटू 10% 10,000 कैश लेंगे। आप टोटल करोगे तो कितना होगा 95,000। और उन्होंने बोला बाकी का है वो क्या कर देंगे, वेव कर देंगे। सो 1,00,000 में से 95,000 आप उनको इक्विटी शेयर और कैश दे रहे हो, यानी बाकी के जो 5,000 रुपीज है वो क्या कर देंगे, वो लोग वेव कर देंगे। अब वो 5,000 नहीं लेंगे। तो बाकी के जो यहाँ 70,000 बचे वो 70,000 हम कहाँ लिखेंगे, हमारी न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, तो कितना हमारा लायबिलिटी कम हो जाएगा, 5,000 से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां हम लिख देंगे हमारा क्रेडिटर्स 5,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखना, द क्लेम फॉर एक्सीडेंट कंपनसेशन वाज एक्सेप्टेड। ओके, उन्होंने क्या बोला है, एक्सीडेंट के लिए जो क्लेम है वो क्या किया है, हमने एक्सेप्ट किया है। आप आगे देखोगे बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है क्लेम फॉर एक्सीडेंट ₹6,000। और बैलेंस शीट में आपके पास वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड भी है। यस, तो यहाँ क्या होगा, आपको क्या बोला है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से 6,000 का जो फंड है वो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्लेम है। यानी 6,000 की अमाउंट आपको पेमेंट करनी है। यस, तो बाकी का जो बचेगा 25,000 टोटल कंपनसेशन फंड है, उसमें से आप 6,000 रुपीज का पेमेंट करोगे तो बाकी की जो 19,000 अमाउंट है वो क्या होगी, तो ये रिजर्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रिजर्व नए बैलेंस शीट में नहीं आएगी, तो अब ये रिजर्व हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये रिजर्व यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा हमारा, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 25 माइनस 6,000 19,000। ओके, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। क्या करना है, जो क्लेम है वो
हमने एक्सेप्ट किया है, तो आप ऊपर पहले फंड देखोगे, उसके रिलेटेड कोई फंड है। यस, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड के लिए फंड हमारे पास है, उसमें से 6,000 हम पेमेंट कर देंगे, तो अब 19,000 हमारे कैपिटल रिडक्शन में आ जाएंगे। ओके अब उसके बाद उन्होंने बोला है द कंपनी रिकवर्ड ₹20,000 एज अ डैमेज क्लेम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड इट वाज यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। यानी कंपनी ने है वो थर्ड पार्टी के पास से 20,000 का जो क्लेम है वो रिकवर किया है, यानी पैसे हमें मिले हैं। तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, रिकवर्ड डैमेज क्लेम 20,000, कैपिटल रिडक्शन का फंड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके और उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल क्रेडिट बैलेंसेस नॉट बीइंग द आउटसाइड लायबिलिटी एंड ऑल द डेबिट बैलेंसेस नॉट बीइंग द अमाउंट रिसीवेबल एज वेल एज द इंटेंजिबल असेट्स आर टू बी राइट ऑफ। अब उन्होंने बोला है कि क्रेडिट साइड में जितनी भी लायबिलिटी है उसके बारे में हमने बात कर दी, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम और एक रिजर्व बचा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम की रिजर्व भी हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000। और उन्होंने असेट्स के बारे में बोला है कि जो बाकी की असेट्स है उसमें इंटेंजिबल असेट्स है वो सारी हमें क्या कर देनी है, राइट ऑफ करनी है। तो आप देखोगे तो यहाँ गुडविल भी है हमारे पास, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी है और P&L की डेबिट बैलेंस भी है, तो वो सारी हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। सो गुडविल 90,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20,000 और P&L लॉस 1,46,000। ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी कैपिटल रिडक्शन का जो फंड है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके और उसके बाद उन्होंने बोला है 1/6 ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिटर्न ऑफ। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है 1,50,000, उसमें से 1/6 पार्ट हमें क्या कर देना है, वेव कर देना है, यानी हमें उसकी उतनी अमाउंट कम कर देंगे। सो लीज प्रॉपर्टी 1,50,000 इंटू 1/6 25,000 हम क्या कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब जो बारी है लास्ट, उन्होंने बोला है the remaining amount is to be utilized in writing down plant machinery and the stock and the debtors in the proportion of their book value। यानी जो कैपिटल रिडक्शन आप यूज करने के बाद जितनी भी अमाउंट बचती है वो जनरली हम कहाँ लेके जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में, पर यहाँ हमें कैपिटल रिजर्व में नहीं लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, उन्होंने क्लियरली बोला है जितनी भी अमाउंट बचती है वो अमाउंट आप यूज कर लोगे, किसमें, तो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स की वैल्यू कम करने में। तो देखो यहाँ मैंने किया है, पहले तो आप ये जो फंड का टोटल कर लोगे, टोटल होगा 5,45,000 और जो यूटिलाइज किया है वो अप टू, मैंने देखो यहाँ पेंसिल से लिखा है 3,05,000। सो रिमेनिंग अमाउंट अब हमारे पास कितनी बचेगी, तो 5,45,000 माइनस 3,05,000, 2,40,000 हमारी रिमेनिंग अमाउंट होगी। अब उस रिमेनिंग अमाउंट को हमें यूज कहाँ करना है, 3 पार्ट में, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स, उसके बुक वैल्यू के रेशियो में। तो बुक वैल्यू कितनी है, तो 2,20,000, 1,10,000 एंड 1,50,000। अब मैंने उसका रेशियो ले लिया है तो क्या हो जाएगा, 22:11:15। अब 2,40,000 को 22:11:15 में हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। सो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी में आएगा 1,10,000, स्टॉक में आ जाएगा 55,000 और डेटर्स में आ जाएगा 75,000। अब ये जो सारी अमाउंट है हम क्या कर देंगे, यूटिलाइज कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 राइट ऑफ हो जाएगा, स्टॉक 55 से राइट ऑफ हो जाएगा और डेटर्स है वो 75,000 से राइट ऑफ हो जाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और आपको अब जर्नल एंट्रीज लिखनी है। आई होप ये पहले अगर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा तो जर्नल एंट्रीज तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप यूं लिख लोगे। ठीक है, ओके शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री की पहली जो जर्नल एंट्री वो सब डिवीजन के बारे में मैंने आपको बता दी। जर्नल एंट्री करते जाओ, साथ में पेंसिल से टिक मार्क लगाते जाना कि आपने ये जर्नल एंट्री है वो कर ली है, ताकि कोई भी चीज़ है वो हमारे मिस आउट ना हो जाए। ओके और उसके बाद मैंने आपको पहले बोला है कि आप क्या करोगे, कैपिटल जो रिड्यूस होती है उसकी एंट्री लिखोगे। तो आपको पता है इक्विटी शेयर में भी रिडक्शन है और प्रेफरेंस शेयर में भी है। तो आपकी जो पहली एंट्री है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 और 90,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,40,000। आप नीचे, मैंने यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा है, पर आप जैसे जनरल एंट्री का फॉर्मेट है बीइंग करके जितनी भी जो भी हमने किया है वो आप नीचे लिखोगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके
ऑलवेज जर्नल एंट्री में हम जो नीचे लिखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीइंग करके, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों किया है पता चलेगा, तो आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। दूसरी अब एंट्री, पहले रिडक्शन का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, बाद में उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6000। ओके, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से हमें क्या मिलेगी, हमारी अमाउंट है जो कैपिटल रिडक्शन की बढ़ जाएगी। सो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट वो क्रेडिट होता है, अब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर मान गए हैं वो अब हमसे अमाउंट नहीं लेंगे, तो वो डेबिट हो जाएगा और वो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद वाली ये जो थर्ड एंट्री है वो आपके लिए दूसरे सम से अलग है। कैसे अलग है आप देखोगे कि तो यहाँ क्या होगा, जो डिबेंचर होल्डर को हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देते हैं उसके बारे में था। ओके, तो उसमें क्या था, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा, तो जितने की वो अमाउंट टोटल लेते हैं मार्केट वैल्यू। सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000, क्योंकि अब उन्होंने हमारे पास से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली है और वो अब हमारे डिबेंचर नहीं रहे होल्डर्स। सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹60,000। उन्होंने हमें हमने उनको क्या दिया, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी दी है, लीज होल्ड नहीं, फ्री होल्ड, माई मिस्टेक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। उसकी हम सिर्फ बुक वैल्यू ही लिखेंगे, कितनी है बुक वैल्यू 40,000। तो बाकी जो 20,000 का बेनिफिट हुआ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन की जो स्कीम है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैंने जैसे हर वीडियो में आपको बोला, यहाँ द हीरो ऑफ द चैप्टर कौन है, कैपिटल रिडक्शन। तो बेनिफिट होता है तो भी हम कैपिटल रिडक्शन में लेके आएंगे, अगर हमें कोई नुकसान होता है, पेमेंट करना पड़ता है, तो भी हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ अमाउंट बच रही है, कैपिटल रिडक्शन में क्या होगी, क्रेडिट। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ कैपिटल रिडक्शन में 20,000 की अमाउंट लिखी है। तो ये जो एंट्री क्या हो गई, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अब वो हमारे डिबेंचर नहीं रहे। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 40,000, वो अब हमारी असेट नहीं है, चली गई है। और 20,000 का जो इंक्रीज हुआ है वो हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद वाली जो एंट्री है वो भी आपके लिए नई है। असेट की यहाँ से देखो, ये खत्म हो गया। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज की है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ आप टिक मार्क करके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको इंक्रीज करनी है। तो अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उतनी वैल्यू उसकी असेट की बढ़ गई है 20,000 से। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि फायदा हुआ है तो फायदा हम कहाँ लेके जाएंगे, रिडक्शन अकाउंट में लेके जाएंगे। रिमेनिंग असेट्स आर वैल्यूड, जो हमने असेट्स वैल्यू की थी वो होगा। ओके, ये फोर्स खत्म हुआ। उसके बाद आप कैपिटल रिडक्शन में आके देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट में बारे में क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया है और उसमें से हमें 10,000 का क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। अगर बेनिफिट होता है, सेल करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अब हमारे बिजनेस में से चले जाएंगे तो वो हम क्या कर देंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट होती है। अब वो असेट हमारी नहीं रही, खत्म हो गई, असेट चली गई, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 90,000। और जो 10,000 का बेनिफिट हुआ है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ओके, उसके बाद नीचे देखते हैं तो क्रेडिटर्स के बारे में आएगा। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। ओके, उसके बाद आएगा क्रेडिटर्स के बारे में। तो क्रेडिटर्स के बारे में क्या था, तो क्रेडिटर्स को हम 1 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं अब वो हमारे क्रेडिटर नहीं रहेंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब उनको पेमेंट कैसे होता है वो देखो, 85% हमने उन्होंने क्या दिया था, इक्विटी शेयर दिया था, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 85,000। बाकी का 10% हमने उनको कैश दिया था, टू बैंक अकाउंट 10,000। और बाकी की जो अमाउंट है उन्होंने क्या कर दी थी, वेव्ड कर दी थी, यानी जाने दी थी, तो टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि हमें फायदा हुआ, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। ओके, ये एंट्री भी आपके लिए नहीं है, ये इससे पहले नहीं आई है। ओके, उसके बाद क्रेडिटर का काम खत्म हो गया। उसके बाद है रिकवर डैमेज क्लेम, यानी हमें क्लेम का जो रिकवर हुआ है 20,000 का उसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पहले राइट करके बाद में एंट्री लिखने जाएंगे। ओके, यहाँ मैंने एक सिंगल एंट्री की और आपको नीचे पेंसिल से 2 एंट्री करके भी बताई है। आप 2 एंट्री भी कर सकते हो और 1 एंट्री भी कर सकते हो, जैसे आपको याद हो वैसे। ओके, जैसे सबसे पहले क्लेम रिकवर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या हुआ है, फायदा हुआ है, और ये फायदा हम लेके कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे।
अब ये फायदा हमें मिलने वाला है, बैंक से मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्लेम रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ क्लेम रिकवर्ड अकाउंट डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया, यानी क्लेम का रिकवर्ड अकाउंट है वो क्लोज हो गया। तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या हो सकती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर आप सिंगल एंट्री करते हो तो नीचे आपको बीइंग करके लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से आएगी उनको पता नहीं चलेगा। आप 2 एंट्री करते हो तो पता चलता है कि क्लेम रिकवर्ड हुआ है। सो पहले एंट्री होती है क्लेम रिकवर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यानी ये हमारी क्या हो गई, हाल फिलहाल के लिए इनकम जैसा हो गया, और वो इनकम हम कैपिटल रिडक्शन में लेके गए। और उसके बाद दूसरी एंट्री, वो इनकम हमें मिल गई है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्लेम रिकवर्ड अकाउंट। और इन दिनों की कंबाइंड एंट्री मैंने लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और नीचे आप लिखोगे बीइंग क्लेम रिकवर्ड बाय कंपनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ओके, तो दोनों एंट्री सही होगी। आप एक एंट्री भी कर सकते हो, ये 2 एंट्री भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। ओके, आप कोई कहीं भी आप P&L नहीं लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल रिडक्शन की स्कीम हमने एक्सेप्ट की है, तो जो भी सारी चीजें होगी वो कैपिटल रिडक्शन में ही जाएगी। ये हमारे लिए, कंपनी के लिए फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, हमारे लिए क्या है, नुकसान है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये खत्म हो गया। ये भी आपके लिए चीज है वो नहीं थी। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम और वर्कर कंपनसेशन फंड है, वो हमारी क्या है, रिजर्व है। और रिजर्व की अमाउंट क्या करते हैं हम, साथ में लेके जाते हैं कैपिटल रिडक्शन में। सिक्योरिटी प्रीमियम और वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है वो। तो यहाँ हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर देंगे, और वर्कर्स कंपनसेशन फंड वो भी क्रेडिट होता है, उतना डेबिट करेंगे। कितना डेबिट करेंगे, 25,000 माइनस 6,000 ही माइनस करके 19,000 है वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टोटल कैपिटल रिडक्शन में हो जाएगा 24,000। ये एंट्री के साथों साथ मैंने यहाँ एक एंट्री नीचे की है, पर आप साथ में ही कर देना, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्कर्स कंपनसेशन जो एक्सीडेंट फंड क्लेम है वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, हमें पेमेंट करना है। यस, तो इसमें भी 2 एंट्री हो सकती है। पहले आप क्या करोगे, हमें पेमेंट करना है, हमारी लायबिलिटी है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करोगे। अमाउंट कहां से जाएगी, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम में से ही जाएगी। यस, हम कोई नई तो लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सीडेंट का जो क्लेम है रखा ही है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, टू वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट, वहां से हम इतनी अमाउंट ले लेंगे। अब आई बारी पेमेंट की, तो वर्कर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ वर्कर का जो क्लेम अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इसकी हम कंबाइंड एंट्री क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 6,000, और नीचे आप लिखोगे बीइंग वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम इज एक्सेप्टेड एंड पेड बाय द कंपनी। ओके, यहाँ जो डेबिट करते हो वो डेबिट, अगर सिंगल एंट्री करते हो तो वो चीज का नाम नहीं लिखोगे, कैपिटल रिडक्शन ही लिखोगे। अगर 2 एंट्री करते हो तो आप वो चीज का नाम लिखोगे कि ये हमें क्यों हो रहा है, ये एक्सपेंस क्यों हुआ है। ओके, तो मैंने आपके लिए दोनों लिखा है। अगर आपको सिंगल एंट्री जल्दी याद हो जाती है तो वो भी लिख सकते हो, और आप डबल एंट्री भी कर सकते हो, दोनों में आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। सो ये जब भी हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो ये एंट्री आती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ओके, सो ये दोनों चीज आपके लिए नई थी। अब आप देखोगे तो रिडक्शन की, यहाँ जो रिडक्शन में अमाउंट आती है कैपिटल रिडक्शन में, वो सारी की सारी हमने यूज कर ली। अब जो बारी आती है वो आती है कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन की। अब हम कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। पहले जो हमारा है वो डिविडेंड है। डिविडेंड के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, पहले उसकी प्रोविजन करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट 24,000। अब वो प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक अकाउंट। ये सिमिलर किसके जैसा है, अभी जो हमने लायबिलिटी के बारे में बात की इसकी वजह से। पहले हमने क्या की, प्रोविजन की, प्रोविजन करने के बाद पेमेंट किया, और इन दोनों की जगह ये मैंने एक कंबाइन एंट्री लिखी। डिविडेंड भी हमारी क्या है, लायबिलिटी ही है। तो लायबिलिटी, यहाँ डिविडेंड के बारे में पहले हमने प्रोविजन की, प्रोविजन के बाद पेमेंट किया। लायबिलिटी, हर एक लायबिलिटी में हमें ऐसे ही करना है। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो ये सारी है वो असेट्स हम राइट ऑफ कर रहे हैं।
तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है और ये सारी चीजें क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आप करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, पहले सारी ये जो क्रेडिट करना कर लेंगे। गुडविल है 90,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20,000, P&L लॉस अकाउंट 1,46,000, लीज प्रॉपर्टी अकाउंट 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000, स्टॉक अकाउंट 55,000 और डेटर्स अकाउंट 75,000। सारी की सारी जो असेट्स है वो हमने क्या कर दी है, राइट ऑफ कर दी है। तो यहाँ जो है हमारा वो काम है वो कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्री के रिलेटेड जो काम था वो कंप्लीट हो गया। ओके, मैं नेक्स्ट सम है वो आपको दोनों साथ में करवाते जाऊंगी, कैपिटल रिडक्शन और जर्नल एंट्री। फिर आपको जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है नई बैलेंस शीट बनाने की। नई बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में। देखो, वर्टिकल फॉर्मेट में पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, 5 लाख की थी, उसमें से 350 की वैल्यू हमने राइट ऑफ कर दी। अब बची 1,50,000, उसमें हमने क्रेडिटर्स को 85,000 नए इक्विटी शेयर दिए, सो 150 प्लस 85, तो अब नई बैलेंस शीट में आ जाएगी 2,35,000। ओके, यहाँ से मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ, फिर आपको सिर्फ फॉर्मेट में लिखना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख की है, उसमें से आपने राइट ऑफ कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से, 90,000 से, सो 3 लाख माइनस 90,000, यानी अब नए बैलेंस शीट में 2,10,000 के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने यूज कर लिया तो वो नहीं आएगा। वर्कर्स एक्सीडेंट फंड वो भी नहीं आएगा क्योंकि आपने यूज कर लिया। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है वो भी अब हमारी लाइबिलिटी नहीं है, चला गया है। डिबेंचर्स, हमारे पास जो डिबेंचर्स थे अब वो कितने बचेंगे, तो डिबेंचर में देखो आप 1,10,000 टोटल हमारे डिबेंचर थे, उनको हमने 60,000 की प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड वो दे दी, तो यानी अब नए बैलेंस शीट में कितने आएंगे, 50,000 आएंगे। ओके, उसके बाद ओके डिबेंचर की बात होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट हम देखेंगे, अगर हमारे पास कैश बचेगी तो बैंक ओडी उसमें से माइनस करके देखेंगे। ये लाइबिलिटी जो हमारी दोनों थी वो खत्म हो गई। अब गुडविल के बारे में देखो, तो गुडविल वो पूरी राइट ऑफ हो गई है। फ्री होल्ड असेट है, फ्री होल्ड असेट में क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड असेट में आप देखोगे तो हमारे पास 1 लाख, यस हमने यहाँ लिखा ही था, नई जो फ्री होल्ड असेट है वो 130 की है, तो आप डायरेक्ट नई बैलेंस शीट में 1,30,000 की लिखोगे। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 2,20,000 की है और उसमें से हमने प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 की राइट ऑफ कर दी है, तो अब नई बैलेंस शीट में कितनी बचेगी, ओनली 1,10,000। वैसे ही लीज होल्ड एसेट है वो 150 की है, उसमें से हमने 25,000 राइट ऑफ कर दिया है, सो 1,10,000 माइनस 25,000, अब बचेगा सिर्फ 85,000। इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरे के पूरे हमने सेल कर दिए, तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। डेटर्स के बारे में बोला है, डेटर्स हमारे पास है 150, उसमें से हमने 75,000 के डेटर्स वो राइट ऑफ कर दिए, तो अब बचे कितने, 75,000। सिमिलर स्टॉक 1,10,000 राइट ऑफ कर दिया है, तो अब बचा कितना, 55,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस चला गया और प्रॉफिट एंड लॉस भी चला गया। ओके, अब बारी आती है हमारी कैश बैलेंस, यानी बैंक को फाइंड करने के लिए कि हमारे पास कितनी बचेगी। उसके बाद मैंने यहाँ आपको छोटा सा बैंक अकाउंट बना के दिया है। हमने पहले इन्वेस्टमेंट सेल किए, ये अमाउंट मैंने कहीं और से नहीं, जर्नल एंट्री में से ही निकाली है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, सो यहाँ 1 लाख, क्योंकि बैंक है वो हमारी असेट है, सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। दूसरा कहीं बैंक डेबिट हो रहा है, यस यहाँ 20,000 जो हमने क्लेम वापस मिला है वो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 20,000 यहाँ ऐड करोगे, टोटल 1,20,000 हो गया। उसमें से अब देखो पेमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, पेमेंट आप देखोगे तो क्रेडिटर को हुआ है 10,000, तो माइनस क्रेडिटर 10,000। उसके बाद यहाँ प्रेफरेंशियल डिविडेंड को पेमेंट किया 24,000, तो वो भी आप माइनस करोगे 24,000। वर्कर्स को जो आपने पेमेंट किया एक्सीडेंट क्लेम 6,000 वो माइनस करोगे, और अगर हमारे पास अमाउंट बचती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो अब हमारे पास नई बैलेंस शीट में कैश कितनी आएगी, 70,000 की आएगी। ओके, तो ये जो पूरा कंप्लीट सम है वो थोड़ा बड़ा है, पर यहाँ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स है वो कवर अप हो जाते हैं, तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी आपको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो प्लीज उसी दिन आप ग्रुप में पूछ लेना। ओके, और या तो मुझे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, आप अच्छे से ये करो। ओके, आज मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ, यही सम आप पहले अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।